अपन कहेंगे देखो भाई एनर्जी CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अपन ने रिएक्शन करवाया, विल गेट लाइक दिस। अगर अपन इस रिएक्शन में सपोज ऐसे कर ले और फिर इसका हाइड्रोजनेशन करें तो अपन कहेंगे विल गेट लाइक दिस। इसमें भी एनर्जी लिबरेट होगा, चलो इसका एनर्जी E2 ले लेते हैं, इसका एनर्जी E1 ले लेते हैं। एंथैल्पी लिखेंगे तो अपन डेल्टा H नेगेटिव है तो H1 विल बी इक्वल टू माइनस E1 और डेल्टा H2 विल बी इक्वल टू माइनस E2। यू नो दैट इसको अपन कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, and this is called enthalpy of hydrogenation. Enthalpy of hydrogenation. हीट ऑफ रिएक्शन कोई भी होगा ना, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसमें कभी साइन नहीं आता नेगेटिव और पॉजिटिव। एंथैल्पी में साइन आता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना होता है, कौन सा ज्यादा कौन सा कम। अब देख, एक सिग्मा बॉन्ड इधर ब्रेक किया तो वो तो इधर भी ब्रेक करना, दो सिग्मा इसमें बने वो तो दो सिग्मा इसमें भी बने। इसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो इसका भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया, लेकिन इसका पाई बॉन्ड और इसका पाई बॉन्ड दोनों में डिफरेंस है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ सिग्मा बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो CH बने, यहाँ भी दो CH बने। तो फिर डिफरेंस किसमें होगा? इन दोनों में। ये ज्यादा स्टेबल है, सो इसमें मोर स्टेबल पाई बॉन्ड। अगर ज्यादा स्टेबल पाई बॉन्ड होगा तो इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो अगर दो बॉन्ड के बनने से सपोज करते हैं 10 एनर्जी लिबरेट होता है, एक सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे 3 एनर्जी चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए मुझे 2 चाहिए। तो मैंने 3 और 2 5 यूज किया और 10 लिबरेट हुआ, तो ओवरऑल 5 एक्सोथर्मिक हो गया। इसको ब्रेक करने के लिए मुझे 2.5 चाहिए, इसके लिए तो हाइड्रोजन है तो 3 ही चाहिए। तो फिर यहाँ जो लिबरेट होगा इसमें तो 10 ही होगा, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, अपन कहेंगे इसका एनर्जी जो होगा वो 5.5 होगा, जबकि ये कितना होगा भाई, यहाँ पर 3 + 5, यहाँ पर एनर्जी लिबरेट 4.5 होगा और यहाँ 5। तो ज्यादा लिबरेट किसमें हुआ? इसमें। तो ये ज्यादा एक्सोथर्मिक है इसके कंपैरिजन। ये कम एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज्यादा यूज हो गई, तो लिबरेट कम होगा। इसका मतलब है दिस इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ज्यादा है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, क्योंकि स्टेबल एल्कीन के पाई बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is inversely proportional to stability of alkene। और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अपन को आता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अपन को आता है। चेक करना कैसे? हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करेंगे। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसमें है ही। तो हमें क्या करना है, किस डबल बॉन्ड को कितना इजीली हाइड्रोजनेट कर सकते हैं वो डिपेंड करता है उसके स्टेबिलिटी पे। अगर स्टेबल कम है तो हाइड्रोजनेशन एनर्जी ज्यादा होगा, उसको हाइड्रोजनेट करना भी इजी होगा। सर आपने ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का क्या बताया? मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का आपने कुछ बताया ना? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन तो ये है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन से लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, हाउ टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, है ना? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन directly proportional to number of alpha hydrogen, right? Na number of hyper conjugated hydrogen atom. Here अब अगर अपन कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो ये बॉन्ड अपन को कैटलिस्ट ब्रेक करके देता है, फिर अपन उस हाइड्रोजन को यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो जब कैटलिस्ट यूज करेंगे तो फिर द रिएक्शन विल बिकम लाइक दिस, यूज ऑफ कैटलिस्ट।
everything will remain same. Everything will remain same. Delta H, energy of reactant, product, everything will remain same. But the energy of activation by the use of catalyst decreases. तो ये वाला एनर्जी डिक्रीज नहीं होता, वो पाथ डिफरेंट होता है. विदाउट कैटलिस्ट ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, लेकिन कैटलिस्ट के साथ ये 2 स्टेप रिएक्शन है. एक ये और एक ये 2 स्टेप होता है. सो कैटलिस्ट कभी भी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज नहीं करता. इट ऑलवेज चूजेस द अल्टरनेट पाथ जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होता है, मतलब पाथ ही डिफरेंट होता है. कैटलिस्ट कभी भी ना सेम रिएक्शन की एनर्जी ऑफ मतलब सेम पाथ का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम नहीं करता, वो अल्टरनेट पाथ चूज करता है जिसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम नहीं होता है. दैट इज द रूल ऑफ कैटलिस्ट. अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अपन बता सकते हैं इजीली, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ाया था. मुझे नहीं लगता मुझे अब कुछ उसमें बताने की जरूरत है. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछेंगे तो अलग होगा, जिसमें इसमें लिखेंगे फॉर द अबव रिएक्शन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन E1 ज्यादा होगा E2 से, लेकिन एंथैल्पी अगर लिखेंगे तो डेल्टा H2 ज्यादा होगा डेल्टा H1 से. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करूंगा तो आई विल राइट दैट E1 इज ग्रेटर देन E2, क्योंकि इसमें अपन को मैग्नीट्यूड बताना आता है बस. और हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछोगे तो फिर मैं साइन के साथ बताऊं. तो अपन साइन के साथ पढ़ेंगे. ये बड़ा होगा तो नेगेटिव में छोटा होता है. अगर कुछ पूछना नहीं है तो म्यूट करके रखना. राइट. तो अपन से मोस्टली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. पर बॉन्ड कर लेता हूं. एक ही बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए मेरे पास ऐसे गिवन है. वहां मैं एक से ज्यादा बॉन्ड लिख सकता हूं, तो इसलिए मैंने पर बॉन्ड कहा था, एक बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए. फिर बाकी तो अपन पता है ना, स्टेबिलिटी से अपन चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर ऐसे गिवन होगा तो अपन कहेंगे इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला बॉन्ड है. इसमें इसके 3 बॉन्ड के साथ और कॉन्जुगेशन होगा, फिर ये वाला बॉन्ड, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है. तो सबसे कम स्टेबल ए वाला है, तो इसको रिड्यूस करना सबसे ज्यादा इजी होगा. फिर ये वाला, इन दोनों में ही कॉन्जुगेशन, इसलिए इनके डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होंगे. इसमें कम कॉन्जुगेशन है, इसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन है, तो इसके डबल बॉन्ड कम स्टेबल होंगे इसके कंपैरिजन. तो जो कम स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा. सो ए सबसे कम स्टेबल डबल बॉन्ड है, सो ए का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा बी से, और बी का ज्यादा होगा डी से, और डी का ज्यादा होगा सी से, क्योंकि सी वाले में ये डबल बॉन्ड 3 और डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है. इसमें एक डबल बॉन्ड एक और कॉन्जुगेशन, एक और डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में.
दैट इज हाउ वी कैन राइट। किसी को डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट चेक करते हैं हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन होता है अब जैसे अपन लिखेंगे ना हीट ऑफ कंबशन, तो वैसे तो थर्मोकेमिस्ट्री में अपन को पता है। तो अगर मुझे ऐसे बताना हीट ऑफ कंबशन मतलब एनर्जी लिबरेटेड ऑन कंबशन, राइट ना। सो एनर्जी लिबरेटेड, कंबशन कभी भी एंडोथर्मिक नहीं हो सकता। ऑफ मॉलिक्यूल, देख अगर मुझे ऐसे करना है CH3 CH2 CH2 और CH3, और मेरे पास ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो अपन कहेंगे इसका ज्यादा होगा इससे। वो क्यों? इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा हैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा बनेगा इसकी कंपेयर करने। भाई इसका कंबशन करोगे तो 4 CO2 बनेंगे, 5 H2O बनेंगे। इसका कंबशन करोगे तो 4 CO2 बनेंगे, लेकिन H2O तो 4 ही बनेंगे। तो जो एक और H2O के फॉर्मेशन से एनर्जी लिबरेट होती वो इसमें नहीं होगी, मतलब दिस इज मोर एक्सोथर्मिक, इसमें एक H2O एक्स्ट्रा बन रहा है। सो अपन कहेंगे अच्छा आपका मतलब है कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन है और मेरे पास ऐसे गिवन, तो जिसमें ज्यादा एटम होंगे उसका ही हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा। हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, तो एटम ज्यादा होंगे तो ज्यादा कंबशन होगा, ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। अब अगर मेरे पास ऐसे गिवन और मेरे पास ऐसे गिवन, तो फिर अपन कहेंगे स्टेबिलिटी चेक कर लो दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अब इन दोनों में से मतलब किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो चेक करके अपन देख लें। इन दोनों में कैसे स्टेबिलिटी बताएंगे? मेरे पास एक ऐसे गिवन है, मेरे पास एक ऐसे गिवन है, ये वाले बॉन्ड्स और ये वाले बॉन्ड्स, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड, 1 वाला या 2 वाला? 2 वाला। अगर 2 वाला ज्यादा स्ट्रांग है तो ऑब्वियस सी बात है इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी यूज होगी, तो लिबरेट कम होगी। लिबरेट कम होगा तो इसका कंबशन ज्यादा हो जाएगा इससे, अगर 2 वाला ज्यादा है तो। ठीक, कैसे बताया 2 वाला ज्यादा होगा? तो अपन कहेंगे अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो दोनों में से स्टेबिलिटी अपन ज्यादा बताएंगे, इन कार्बन बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इससे, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि ये तो sp3 ओवरलैपिंग है, ये भी sp3 ओवरलैपिंग होगा, ये भी sp3 ओवरलैपिंग होगा।
लेकिन इसमें तो ये sp3 ओवरलैपिंग है, ये sp3 ओवरलैपिंग है, लेकिन ये sp3s ओवरलैपिंग होगा, ये sp3s ओवरलैपिंग होगा, और sp3 ओवरलैपिंग ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये तीनों sp3 ओवरलैपिंग। तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब ये वाले बॉन्ड जो होंगे वो छोटे होंगे इससे, क्योंकि इसमें ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा sp3 और ये वाले बॉन्ड sp3 है, लेकिन ये वाला बॉन्ड s और sp3 है, तो वाले बॉन्ड बड़े होंगे। ये वाले बॉन्ड बड़े होंगे, तो ये वाले बॉन्ड छोटे होंगे, sp3 ओवरलैपिंग वाले। तो इसका मतलब है अपन कहेंगे ये बॉन्ड छोटे होंगे। अगर ये वाले बॉन्ड छोटे हो गए इससे, तो फिर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो कंबशन अपन क्या लिखेंगे, इसका कंबशन ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी की बात करें अगर, तो जिस कार्बन से ज्यादा कार्बन अटैच्ड है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिससे कम कार्बन अटैच्ड है, क्योंकि ये sp3 ओवरलैपिंग होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा इस वाले sp3 से, क्योंकि यहां भी sp3 है। ये छोटे बॉन्ड होंगे इसके कंपैरिजन में, इन बॉन्ड से कंपैरिजन में ये छोटे बॉन्ड है, ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग है। तो फिर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो कंबशन, तब अपन कहेंगे ऐसे कर देंगे हीट ऑफ कंबशन। तो अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो ठीक है भाई, अगर अपने पास ऐसे गिवन है तब तो अपन कहेंगे ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ एटम सेम है तो स्टेबिलिटी चेक कर लूंगा, इसमें तो स्टेबिलिटी फिर बता दूंगा। इसमें तो डबल बॉन्ड ही डिफरेंट पोजीशंस पे है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसको ब्रेक करना मुश्किल होगा इसके कंपैरिजन में, तो फिर इसका कंबशन ज्यादा, इससे एनर्जी लिबरेट ज्यादा होगी क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। इधर वाले ये वाला ब्रेक नहीं होगा जल्दी भाई, इससे भी 4 CO2 बनेंगे और 4 H2O बनेगा, इससे भी 4 CO2 बनेंगे और 4 H2O बनेगा, तो डिफरेंस कहां होगा, डबल बॉन्ड। इसमें तो दो, इसमें भी 5 CO2, इसमें भी 5 CO2, इसमें भी 6 वाटर मॉलिक्यूल, इसमें भी 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो डिफरेंस कहां होगा, कौन सा ओवरलैपिंग में, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो कभी कभी ऐसे भी लिख लेते हैं कि भाई बताओ हीट ऑफ कंबशन किसका ज्यादा होगा, मेरे पास ये गिवन है और मेरे पास ये गिवन है, तो अपन कहेंगे सर उसमें क्या है, इसमें ज्यादा कार्बन है इसमें कम कार्बन है, आपकी मर्जी, आप यही ज्यादा होगा इससे। अब जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे ऑब्वियस सी बात है वो तो ज्यादा होगा ही होगा। तो वो फिर इस टाइप से नहीं पूछेंगे अपन से, फिर वो अपन से ऐसे पूछेंगे हीट ऑफ कंबशन पर CH2 मास। तो अपन कहेंगे अच्छा एक ही कार्बन के लिए कंसिडर करना है बस, तो फिर ऐसे हो जाएगा पर CH2 मॉलिक्यूल लिखोगे, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये है एंगल स्ट्रेन की वजह से। तो एक कार्बन इधर भी बर्न करना है, एक कार्बन इधर भी बर्न करना है, एक कार्बन इधर भी और इधर भी, लेकिन एक कार्बन बर्न तो करना है, लेकिन किससे एक कार्बन को निकालना इजी होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी पहले से, उससे एक कार्बन को निकालना ज्यादा इजी होगा।
इससे कार्बन जल्दी निकल जाएगा। लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं है पर CH2 मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो जिसमें ज्यादा कार्बन है उसका कंबशन होगा। मुझे लगता है अपन को हीट ऑफ कंबशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो अपन इसको स्टेबिलिटी से करेंगे, स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन कम होगा। बट ये तब चेक करेंगे अपन जब नंबर ऑफ एटम सेम हो। जब अपन एटम सेम होंगे तब अपन इससे चेक करेंगे। अब ठीक है, अपन को पता चल गया, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, बस कंसेप्ट बता दो क्या करना है, अपन करेंगे, गलती भी नहीं करेंगे। मुझे लगता है एवरीबॉडी गॉट इट ना, कैसे अपन को पता है। अब अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, एरोमेटिक पढ़ लेते हैं। एरोमेटिसिटी क्या होता है? अब कोई डायरेक्टली थोड़ी पूछने वाला है अपन से एरोमेटिसिटी बताओ आप, इसमें भी अपन को कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, अपन से पूछेंगे मैक्सिमम हीट ऑफ कंबशन बताओ किसका होगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। हाँ, नॉकिंग एंटी ऑक्टेन नंबर वगैरह कोई नहीं पूछता है, उसमें एक डेफिनेशन है, अपन लिख लेंगे। अभी तो कंपाइल भी करूंगा, बहुत सारा पार्ट कंपाइलेशन में बचा होगा, कंपाइल करूंगा ना अभी, सारे इफेक्ट को एक साथ पढ़ते हैं और फिर अपन कंपाइल करते हैं। एरोमेटिसिटी, अब exist only in cyclic compounds. Aromatic compounds are highly stable. Have high stability. And anti-aromatic are least stable. Are highly unstable. इतना ज्यादा कि अपन बनाते भी नहीं इनको, जैसे अपन कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, मान लो अपने पास ऐसे गिवन है, तो अपन को पता है कि अपन ऐसा कॉन्जुगेशन कभी नहीं कर सकते, अगर ऐसे होता तो कर देते। ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई कॉन्जुगेशन जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो और उन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो स्ट्रक्चर कभी नहीं बनता, बन ही नहीं सकता। अपन कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, नहीं, ये है, क्योंकि ऐसा फिनोमेना कभी हो ही नहीं सकता जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आए और उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे अपन कहते हैं कि भाई एंटी एरोमेटिक जो होता है ना, दे आर अनस्टेबल, अपन कभी नहीं बनाते, जैसे अभी बताया मैंने वो कभी नहीं बनाते, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी नहीं बनाते अगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो। अब एरोमेटिक कंपाउंड में अपन कहते हैं ठीक है, अब साइक्लिक रिंग में है तो रिंग मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर और नियरली प्लेनर। रिंग को प्लेनर होना चाहिए या नियरली प्लेनर होना चाहिए? तो अपन कहते हैं देखो सर 3 to 6 मेंबर प्लेनर,
एरोमेटिसिटी के लिए अपन ये प्लेनर अज्यूम करेंगे. 7 is nearly planar and 8 membered onwards non-planar. ठीक, तो आपने बता दिया मुझे कि 6 तक मुझे प्लेनर अज्यूम करना है, 7 मेंबर्ड को नियरली प्लेनर और बाकी नॉन प्लेनर. There must be a conjugation. Conjugation between double bond and double bond. बाकी अपन ने लिखे हुए हैं double bond positive charge, double bond negative charge, double bond and lone pair, double bond and triple bond. इनमें से कोई कॉन्जुगेशन होना चाहिए. और साइक्लिक रिंग के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन साइक्लिक delocalization must be equal to 4n plus 2 pi electrons for aromatic. Where n can be 0, 1, 2 like that, or we can write that pi electrons. No? So 0 होगा तो 2 हो जाएगा, 6, 10 है ना, 14, 18 like that. अगर 4n pi electrons है तो for aromaticity, where n equal to 0, 1, 2. अब 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि 0 होगा तो 4n ही 0 हो गया. So 1, 2, 3 ही लिख लेते हैं. और you can write that will be 4. मतलब 1, 2, 3 होगा तो अपन को पता है इलेक्ट्रॉन फॉर एंटी aromatic. This is called Huckel's rule. Huckel rule is applicable for one ring. चलो देख लेते हैं कैसे. अब एग्जांपल ले लेता हूं. साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन. अब इसमें रिंग 3 मेंबर्ड है तो प्लेनर पहला वाला तो चेक करना ही नहीं फिर अपन को. सेकंड वाले में देयर इज अ कॉन्जुगेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड. ठीक है. और थर्ड वाला साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, ये पॉजिटिव चार्ज में सभी कार्बन पे लेके आ सकता हूं. दैट इज कॉल्ड साइक्लिक डिलोकलाइजेशन. मतलब ये एरोमेटिक है. अब अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो अपन कहेंगे ये एरोमेटिक तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लेनर होने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले चेक कर लेंगे. ये तो 4n इलेक्ट्रॉन है ना, n का वैल्यू 1 आ रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. जो ये इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन में होते हैं वो हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो बैक बॉन्डिंग टाइप अपन ने सीखा ना कि अगर कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, डजंट मैटर वो डी ऑर्बिटल के साथ या पी ऑर्बिटल के साथ, तो अपन उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते. ये पढ़ा अपन ने. इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो व्हाइट इज सो बिकॉज वो पाई इलेक्ट्रॉन जैसे बिहेव करेगा. सिग्मा तो पहले से था. सो एनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट मैटर कि वो लोन पेयर है या क्या है, अगर वो डिलोकलाइजेशन में जा रहा है तो फिर वो पाई बॉन्ड जैसे ही काउंट होगा.
मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 पढ़ा था। 3 सिग्मा बॉन्ड है नाइट्रोजन के अराउंड। अमोनिया होता तो अपन लोन पेयर काउंट एक सिग्मा बॉन्ड जैसे काउंट करते हैं, क्योंकि वो डिलोकलाइजेशन में नहीं होगा ना। सो दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 पाई होगा तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, ये एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो अपन कहेंगे पॉजिटिव चार्ज आप यहां ला सकते हो, यहां ला सकते हो, यहां कभी नहीं आ सकता पॉजिटिव चार्ज, और यहां मतलब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, बट ये एरोमेटिक नहीं है। क्योंकि इसमें डिलोकलाइजेशन है, डिलोकलाइजेशन तो है लेकिन पॉजिटिव चार्ज साइक्लिक डिलोकलाइजेशन में नहीं है, आपने लिखा ना साफ साफ। इधर ये पाई बॉन्ड इधर कभी नहीं आ सकता, ये पाई बॉन्ड इधर कभी नहीं आ सकता, मतलब इसमें साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता। इधर sp3 है ना, क्योंकि तो अगर साइक्लिक रिंग में एक भी sp3 एटम आता है तो फिर वहां एरोमेटिसिटी नहीं होती, क्योंकि जहां sp3 कार्बन एटम या sp3 एटम होगा वहां पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, तो वहां साइक्लिक डिलोकलाइजेशन नहीं होगा। ऐसे बना दो तो अब हो जाएगा एरोमेटिक, क्योंकि ये इधर भी आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाएगा, इधर डबल बॉन्ड लेके आऊंगा, फिर कॉन्जुगेशन। तो मैं सभी कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज भी ला सकता हूं और सभी कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड भी ला सकता हूं डिलोकलाइज कर। ये तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो एंटी एरोमेटिक वाला है, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर है। फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो भी एरोमेटिक होगा। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी भी डिलोकलाइज हो सकता है। इधर से इधर डिलोकलाइज करूंगा तो ये इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट करूंगा तो ये आगे शिफ्ट कर सकता है। तो इट कैन बी लाइक दिस ना, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो ये इधर बच जाएगा। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर बच जाएगा। ऐसे पर बना, मतलब किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में, पूरा रिंग में मैं किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड लेके आ सकता हूं और किसी भी कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज भी बना सकता हूं। 5 मेंबर रिंग होगा तो वी कैन राइट लाइक दिस इज एरोमेटिक। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बाकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये एरोमेटिक है। अगर आपके पास 7 मेंबर रिंग है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो है बट इट इज नॉन एरोमेटिक। वो क्यों? क्योंकि ये sp3 है। तो अगर अपन ऐसे कर लें तो ये एरोमेटिक हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो
7 मेंबर्ड है ना, नियरली प्लेनर, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर अपन ऐसे कर लें तो और मुझे ऐसे बताया गया, इधर हाइड्रोजन नहीं लिखा और इसको मैं कार्बिन बना देता हूं, तो फिर अपन कहेंगे एरोमेटिक। भाई इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होगा जिसमें मैं डीलोकलाइजेशन कर सकता हूं, जैसे अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, ये भी तो वही है। अपन क्या करते हैं, कार्बन की जगह बोरोन का एम्प्टी ऑर्बिटल दे देते हैं, बोरोन के पास भी एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। रिंग इज नियरली प्लेनर, करेक्ट है। डबल बॉन्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव चार्ज। भाई इधर भी तो एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब पॉजिटिव चार्ज ही है, ये जो पॉजिटिव चार्ज आप लिख रहे हो ये एम्प्टी ऑर्बिटल ही तो है, डीलोकलाइज करूंगा ना, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन बनेगा, एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक बस लिखा होना चाहिए कि अपन को ये दिया होना चाहिए कि ये कार्बिन है, वहां नेगेटिव चार्ज नहीं है। आप लोन पे लिखोगे तो नेगेटिव चार्ज भी लिखोगे, ये नेगेटिव चार्ज है, ये कार्बिन लिखा हुआ है, ये अपन को बना रखा है ऐसे, ऑर्बिटल दे रखा है और एक एम्प्टी ऑर्बिटल, ये बता रखा है कि वो कार्बिन है, तो अपन को देखना पड़ेगा, अगर कार्बिन है तो वो एरोमेटिक हो सकता है। अगर कार्बिन है तो एरोमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट पेज पे जाओ। अब अपन कहेंगे एरोमेटिसिटी के लिए, जैसे मान लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं। मान लो मुझे ऐसे, तो अपन कहेंगे ये एरोमेटिक है क्या, है, क्योंकि हक्कल्स रूल जो होता है वो एक ही रिंग के लिए होता है, और इसमें अगर साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का तो ये एरोमेटिक है। मतलब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है कोई एक कंपाउंड, और मुझसे कहा गया कि बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो मैं कहूंगा मैं इस रिंग को कंसिडर कर लूंगा। ये बॉन्ड इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ये इधर ही हो सकता है, इधर नहीं हो सकता, इधर कुछ है ही नहीं तो क्या होगा, इधर ही होगा, ये दोनों तरफ में से कहीं भी हो सकता है। तो फिर ये बेंजीन जैसे बन रहा है, इसलिए मैंने लिखा था हक्केल रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वन रिंग, एरोमेटिक। अगर बेंजीन जैसा सिस्टम बन रहा है तो वो एरोमेटिक है। अब इसलिए अपन कहते हैं कि भाई नेप्थलीन इज एरोमेटिक, क्योंकि इसमें एक बेंजीन जैसा सिस्टम बन जाए, इसकी वजह से वो एरोमेटिक है। कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल दे दो, अगर किसी एक जगह बेंजीन जैसा सिस्टम बन जाएगा तो मैं उसको एरोमेटिक बता दूंगा।
अब अपन से कहेंगे क्या ये एरोमेटिक होगा क्या? तो अपन कहेंगे ये एरोमेटिक इसलिए नहीं है, नॉन एरोमेटिक, बिकॉज नॉन प्लेनर रिंग। पर रिंग ही आपने बहुत बड़ा बना दिया। फिर पेरिडीन वगैरह अपन को बताया लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब एरोमेटिक होते हैं। द रीजन इज ये लोन पेयर कभी कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है, तो रिंग के प्लेन में होगा ना sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो सिर्फ ये 3 ही बॉन्ड कॉन्जुगेशन में। अगर किसी एटम के पास 2 लोन पेयर हैं तो कॉन्जुगेशन में सिर्फ एक ही जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इन दोनों पाई बॉन्ड के प्लेन में दोनों में से कोई एक ही आ सकता है प्लेन में। भाई अगर मुझे ऐसे गिवन है, मुझे पता है ना एक ऑर्बिटल ऐसे होगा, दूसरा ऑर्बिटल दूसरे प्लेन में होगा, या तो ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा सकता है। तो अगर ये इसके प्लेन में था तो ये कभी हो ही नहीं सकता उसके प्लेन में। अरे दोनों ऑर्बिटल एक ही प्लेन में थोड़ी होते हैं, अलग अलग प्लेन में होते हैं। sp3, लेकिन अपन sp3 को क्या करेंगे, अब ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो बोल देंगे अपन sp2। तो कॉन्जुगेशन में जाएगा लोन पेयर तो फिर सिग्मा बॉन्ड काउंट नहीं करूंगा, जैसे वाटर लिखते हैं ना अपन, तो एक लोन पेयर अपन ऐसे लिख लेंगे, तो दूसरा लोन पेयर मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा दूसरे प्लेन में। मतलब अगर ये वाला लोन पेयर अपन ऐसे काउंट कर रहे हैं तो ये वाले लोन पेयर को आपको ऐसे काउंट करना पड़ेगा, अलग अलग प्लेन। तो किसी भी एटम पे अगर एक से ज्यादा लोन पेयर है तो कॉन्जुगेशन में एक ही जा सकता है, इधर तो वो भी नहीं जा सकता क्योंकि ये तो रिंग के प्लेन में था। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 मेटल। इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मेरे पास ऐसे है और अपन से पूछें कैन दिस बी एरोमेटिक, तो इसमें बताना पड़ेगा विच कैन एक्ट एज एरोमेटिक कंपाउंड। तो अपन कहेंगे ये अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, क्योंकि वो काफी ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, वो एरोमेटिक बन रहा है। सो इट विल एग्जिस्ट लाइक दिस, वो अपने आप ऐसे बन जाएगा क्योंकि वो वैसे एग्जिस्ट करेगा। इवन अगर अपन ऐसे लिखें, तो भी अपन कहेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है। द रीजन इज क्योंकि ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ये बॉन्ड अपने आप ही शिफ्ट हो जाएगा, इट विल एक्ट एज अ सिंगल बॉन्ड। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो अपन कहेंगे ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिस बॉन्ड विल बी हाईली पोलर। तो अपन कहेंगे ये एरोमेटिक होगा क्या, ये नहीं होगा।
रीजन, अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट करूंगा तो ये एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा, और एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहिए, तो इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, इन दोनों में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे इन बॉन्ड्स में। तो कभी भी ऐसे नहीं बताएंगे अपन कि एक तरफ एरोमेटिक बन रहा है दूसरी तरफ एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो वो पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। एंटी एरोमेटिक किसी कंडीशन में नहीं बनना चाहिए। सीएच बॉन्ड पोलर नहीं होता, लेकिन अगर वहां से हाइड्रोजन रिमूव करके वो एरोमेटिक बन जाए, ऐसे रिमूव करके, तो अपन बता सकते हैं जैसे इसमें ये हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन अगर रिमूव करूंगा ना मैं, तो एंटी एरोमेटिक बनेगा। लेकिन अगर मैं यहां से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा, तो एरोमेटिक बनेगा। तो ये काफी ज्यादा एसिडिक होगा इससे, क्योंकि ये प्रोटॉन देगा तो एरोमेटिक बन जाएगा, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। नो डाउट नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, 3 बॉन्ड, इसमें लेकिन 2 बॉन्ड का रेजोनेंस है, लेकिन वो एरोमेटिक बना रहा है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज बताएंगे। दिस इज नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। अब नॉन प्लेनर, क्योंकि वो डबल बॉन्ड में जो इनके डिलोकलाइजेशन से जो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, वो उतना नहीं आ पाता है कि वो सभी एक ही प्लेन में रहे, तो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, और ये मतलब ऐसे आउट ऑफ प्लेन में ऐसे बन जाता है। उसको अपन टर्म शेप बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें, क्योंकि ये तो sp2 है, तो अपन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाल सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड करोगे तो एक तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, और डिलोकलाइज होकर वो दूर दूर चले जाएंगे तो स्टेबल भी हो जाएंगे। मतलब अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू राइट लाइक दिस, दिस इज अ प्लेनर ring and 10 pi electrons, aromatic। तो अगर इसको मैं, इसके लिए या तो 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम या 2 मोल्स ऑफ सोडियम से रिएक्ट करवा, दीज आर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एरोमेटिक बन जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, ये होगा। बाकी अपन को बड़े बड़े कंपाउंड्स नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना है अपन को कि बताओ अच्छा ये क्या होगा वो क्या होगा, वो सब नहीं पढ़ने। मतलब ऐसे बनाते ना भाई, ये भी एरोमेटिक, एनालिन्स वगैरह यहाँ भी बनाऊंगा मैं। तो इस टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड अपन को नहीं पढ़ने, वो सिलेबस में नहीं है तो क्यों फालतू पढ़ना है। 16 एनालिन और 18 एनालिन वगैरह, एनालिन्स नहीं पढ़ने, वो एरोमेटिक होते हैं।
बट अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो है ही नहीं सिलेबस में, तो क्यों फालतू पढ़ना, याद करेंगे। वी गॉट द एरोमेटिसिटी है। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल, तो अपन बना रहे हैं यहाँ पर कि अपन तो ऐसे डबल बॉन्ड गिवन थे, शिफ्ट कर लिया। अब बाकी आप अपने आप पहचानोगे। अब अगर अपन को कोई दे दे कि अच्छा बताओ ये एरोमेटिक है क्या, कैन दिस मॉलिक्यूल बी एरोमेटिक, अपन कहेंगे हाँ हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, शिफ्ट कर दो, 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, और 5 मेंबर रिंग है तो प्लेनर होगा, हो जाएगा एरोमेटिक। कैन दिस बी एरोमेटिक, हो जाएगा। भाई 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है और 5 मेंबर रिंग है, इट्स एरोमेटिक। तो उस टाइप का एरोमेटिक कैरेक्टर आपको देखना पड़ेगा। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, सेवन नंबर रिंग है तो अपन कहेंगे ऐसे शिफ्ट कर लो, तो एरोमेटिक हो सकता है। तो लाइक दैट अपन से पूछ सकते हैं। बाकी मैं भी मतलब अभी तो शुरुआत की अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं भी बीच बीच में काफी ऐसे कंपाउंड आएंगे जिनको मैं पूछता रहूंगा भाई एरोमेटिक है या नहीं है। कई बार अपन रिएक्शन करेंगे जिसमें एरोमेटिक बनाएंगे, अपन से कहा जाएगा कि देखो भाई अगर मेरे पास ऐसे है, अगर मैं इसको रिएक्ट करता हूँ लुईस एसिड के साथ तो ये रिएक्ट करेगा, और मैं इसको रिएक्ट करता हूँ लुईस एसिड के साथ, इसमें भी 3 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो किसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, तो अपन कहेंगे ये तो साइक्लिक रिंग है, ब्रेक करेंगे तो एरोमेटिक बनेगा। इसको ब्रेक करूंगा तो एरोमेटिक नहीं बनेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। ऐसे पूछ लेंगे अपन से, ये भी रिएक्टिविटी था, ये एरोमेटिक बन रहा था, यहाँ सिर्फ रेजोनेंस स्टेबलाइजर। फिर यहाँ पर ऐसे रिएक्टिविटी पूछ लेंगे अपन से, एक आई ले लिया ऐसे, एक ऐसे बना लेता हूँ, कैसे बना लेता हूँ, तो रिएक्टिविटी बता दो, तो अपन कहेंगे रिएक्टिविटी करूंगा तो इसको ब्रेक करूंगा, आई लीव करेगा, ये भी आई लीव करेगा, ये भी आई लीव करेगा, इससे अपन को ये कार्बोकेटाइन मिलेगा, इससे अपन को ये कार्बोकेटाइन मिलेगा, और इससे अपन को ये कार्बोकेटाइन मिलेगा। ये तो एंटी एरोमेटिक है, ये तो बनेगा ही नहीं, मतलब इसकी रिएक्टिविटी लीस्ट हो गई।
तो अपन कहेंगे कॉन्जुगेशन तो है सर इसमें ज्यादा, हाँ, लेकिन एंटी एंटी एरोमेटिक का मतलब है दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन होता है एरोमेटिकली, पर इसलिए नहीं पढ़ते कि भाई जरूरत नहीं पड़ती। और सर बॉन्ड आपने शिफ्ट किया है तो हीट करना पड़ेगा, नहीं भाई। और यहां पर ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल जो है ऐसे, इसके लिए अपन को कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना, वो अपने आप ही हो जाते हैं। तो इनमें रिएक्टिविटी अगर चेक करेंगे तो बी का रिएक्टिविटी ज्यादा, ए से, ए का रिएक्टिविटी ज्यादा सी से। सी तो एंटी एरोमेटिक बना रहा है इसलिए वो रिएक्टिव हो गई नहीं। ये एरोमेटिक है इसलिए मोर रिएक्टिव है। अब मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स फॉर स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी। जो अपन प्रायोरिटी ऑर्डर लिखेंगे, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो अपन देते हैं स्टेबिलिटी के लिए या रिएक्टिविटी के लिए, वो ऑक्टेट कंप्लीशन होता है। अगर किसी में ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड के कंपैरिजन में। एरोमेटिक कंपाउंड जो होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे रेजोनेंस या मेसोमेरिक वाले कंपाउंड से। ये ज्यादा स्टेबल होंगे हाइपर कॉन्जुगेटेड वाले कंपाउंड से। मतलब इफेक्ट्स का प्रायोरिटी लिख रहा हूं मैं। और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद वी राइट इंडक्ट इफेक्ट। इंडक्ट इफेक्ट जो होता है वो वीकेस्ट होता है। मतलब जब हम कुछ भी यूज नहीं कर पाते हैं तो इंडक्ट इफेक्ट की बात करेंगे, वरना अपन इंडक्ट इफेक्ट की ज्यादा कुछ बात नहीं करने। If more than one structure of an octet complete is complete in more than one structure, in more than one structure, then check overlapping of orbitals. अगर 2p ओवरलैपिंग है तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी 2p 3p से, और वो ज्यादा होगा 3p 3p से। अगर ओवरलैपिंग सेम है तो then check the presence of charge on the atom. अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। ऑक्टेट कंप्लीशन को अपन मैक्सिमम प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स को, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हो सकता है कि मतलब एक से ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड हो, तो उसमें अगर अपन स्टेबिलिटी की बात करें,
मतलब मेरे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो 2 है, तो अपन चेक कर लेंगे, ज्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा ले लेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा और पी ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, इसमें कम हो रहे हैं। दोनों ही एरोमेटिक है, तो आप फिनोमेना को प्रायोरिटी दे दो। इसमें ऑर्बिटल मिक्सिंग 7 का है, इसमें ऑर्बिटल मिक्सिंग 3 का है। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप से होते हैं, एक तो प्लस एम होता है या प्लस आर होता है, और दूसरा माइनस एम या माइनस आर होता है। अगर प्लस एम और प्लस आर है तो इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ cations and basic strengths, क्योंकि अगर प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं ना, तो अगर कोई कार्बोकैटायन है तो इलेक्ट्रॉन देने से कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन देने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एटम बढ़ता है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसमें उल्टा लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज of anion and increases basics, that is acidic strength. इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा तो acidic strength बढ़ेगा। सो अपन लिखते हैं भाई स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, तो अगर प्लस आर है तो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्लस एच के, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्लस आई के, और स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन माइनस ले लेंगे। अगर माइनस आ रहे तो ज्यादा स्टेबल होगा माइनस एच के, ज्यादा स्टेबल होगा माइनस आई के। हाइपर कॉन्जुगेशन, तो प्लस एच माइनस एच, प्लस एच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, और माइनस एच जनरली अपन 2 ही ग्रुप का लेते हैं, CF3 एंड CCF3। जैसे अपन बोलते हैं कि भाई अपने पास प्लस एच इफेक्ट तो अपन हमेशा ही बताते हैं, इसमें प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो सकता है, इसको यहां शिफ्ट करूंगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज पुश्ड टुवर्ड, रिलीज टुवर्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन की तरफ। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज को इजीली होल्ड कर सकता है। माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में वी कैन राइट लाइक दिस, because fluorine and chlorine can hold negative charge very easily, तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज और इधर डबल, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज विड्रॉन बाय दिस एफ। इधर भी शो कर सकता हूं मैं, ये ऐसे और ये ऐसे, या ये ऐसे और ये ऐसे, तो देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ दीज पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड्स, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा।
will get like this. So electrons are withdrawn from the benzene ring. माइनस H इफेक्ट. ये फ्लोरीन फ्री नहीं होता है, ये वापस यहाँ पार्शियली बॉन्डेड होता है, तो ये माइनस H इफेक्ट होता है, काफी स्ट्रांग होता है. बट ये दोनों ही शो कर सकते हैं बस. इंडक्टिव इफेक्ट काफी पड़ा हुआ है अपन ने, प्लस आई भी होता है, माइनस आई भी होता है. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. अब एक एक करके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्टेट कंप्लीशन में, एरोमेटिसिटी में और रेजोनेंस फिनोमेना वगैरह में. तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और चेक करते हैं. अब अपन एग्जांपल्स कर लेते हैं. स्टेबिलिटी की बात करें अगर अपन, मोस्टली अपन स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे पहले. मेरे पास ए गिवन है ऐसे, और अपन से पूछा क्या, बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है. तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल अपन किसको बताएंगे? बी इज मोर स्टेबल, क्योंकि उसमें हाँ सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट है. हाँ सर. है ना. अभी ऐसे नहीं समझना कि तुमने गलत बताया तो कोई वो हो गया. अब ठीक है ना, पता तभी तो सीखेंगे अपन. इसलिए आप सही बताओ, मेरा एक्सपेक्टेशन होता है ना, एक बार पूछ लेता हूँ यार, ऐसा तो नहीं तुम लोग सोच रहे चलो सर पढ़ा रहे हैं पढ़ लेते हैं. मुझे ये लगता है कि तुम लोगों को ना अगर बस कंसेप्ट एक बार बता दो आप क्लियरली मुझे करना क्या है, क्योंकि पहले से तुमको आइडिया है पूरा, बस मुझे वो शार्प कंसेप्ट पता चल जाए, इसलिए मैंने कंपाइल किया पूरा. ये अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा. बस एक बार बता और दो इनके एप्लीकेशन की, इनको यूज कैसे करना है, तो मैं सब कर लूंगा. तुम लोगों को सीधी सीधी बात करनी है, ज्यादा पढ़ाना थोड़ी है. तुमको कंपाउंड पता है, अच्छा ऑक्टेट कंप्लीशन इसलिए बता रहे आप, मतलब सबसे पहले मुझे ऑक्टेट चेक करने हैं. जिसमें ऑक्टेट चेक कंप्लीट है वो तो है ही सबसे ज्यादा स्टेबल. किस पे पॉजिटिव चार्ज किस पे नेगेटिव चार्ज मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई. अगर कुछ पूछना नहीं है तो म्यूट करके रखना. सो बी इज मोर स्टेबल देन ए ड्यू टू कंप्लीट ऑक्टेट्स ऑफ ऑल द एटम. ऑफ ऑल एटम्स. चलो दूसरा चेक कर लेंगे अपन. अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज गिवन है और यहां पर मैंने NH2 ले लिया, और बी था मेरे पास, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज गिवन है और यहां पर मैंने OH ले लिया. अब सी भी ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इधर पॉजिटिव चार्ज है और इधर मैंने Cl ले लिया. इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है. इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीशन है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीशन है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीशन है. इसका 2p 2p ओवरलैपिंग है, इसका 2p एम्प्टी ऑर्बिटल 2p लोन पेयर से ओवरलैप करेगा. इसमें भी 2p 2p ओवरलैपिंग है, लेकिन इसमें थर्ड शेल के लोन पेयर होते हैं, तो 2p 3p ओवरलैपिंग है, मतलब इसकी ओवरलैपिंग कम है. तो ये कम स्टेबल होगा इन दोनों का, क्योंकि 2p और 3p बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा तो ओवरलैपिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगा. ये 2p 2p ओवरलैपिंग है, ये भी 2p 2p ओवरलैपिंग. अब अपन कहेंगे कि ठीक है, अब इन दोनों में ओवरलैपिंग है तो कैसे चेक करूंगा, तो अपन कहेंगे नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. भाई ये तो कम स्टेबल है क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग ही कम इफेक्टिव है, ये ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग से है. तो फिर अपन बता देंगे कि भाई यहाँ पर 2p 2p है, यहाँ पर 2p 2p है, ए बी ज्यादा स्टेबल है,
सी से। अब ए और बी में डिसाइड करना है, तो मैंने कहा था अगर ओवरलैपिंग सेम हो तो चार्ज चेक कर लेना। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है ए ज्यादा हो गया बी से, बी ज्यादा हो गया सी से, एंड बी ओवरलैपिंग इज मोर इफेक्टिव। ये हो गया भाई। तो अपन ओवरलैपिंग से बता सकते हैं। अब एक क्वेश्चन तुम करके दिखा दो मुझे, अगर मान लो मुझे ऐसे गिवन है, मैं ऐसे ले लेता हूं, ए और बी में अपन ने कंपेयर किया है, क्योंकि इसमें ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना डिलोकलाइज करके, तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन ऑक्सीजन, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल किस पे होगा, नाइट्रोजन पे, वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, राइट। अब तुम लोग बताओ। बताओ भाई बताओ। आज का टाइम तो बड़ी जल्दी निकल गया यार, पता ही नहीं चला कब चला गया। पहले वाले में मैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन इसका ऑक्टेट किसी कंडीशन में कंप्लीट नहीं हो सकता, मतलब ए इज लीस्ट स्टेबल, as we can't complete the octet। मैं उसका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं कर सकता, इसमें हो सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबल है ना, डिलोकलाइज हो रहा है, ये भी यहाँ से यहाँ लोकलाइज होगा ना, यहाँ से यहाँ डिलोकलाइज होगा ना, ये कभी डिलोकलाइज नहीं होगा, सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें तो रेजोनेंस बनाना है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज रेजोनेंस बनाना। ये 2p2p है, ये भी 2p2p है, ये 3p2p है, तो इन तीनों में ये सबसे कम स्टेबल है। D is less stable than B and C due to less effective overlapping। B और C में
नाइट्रोजन, और अभी तो बताया आपने, ये आपने इसको ही तो इसमें डाल दिया। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ओवरलैपिंग सेम था इसमें, सेम, सो पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम इज मोर स्टेबल। देन ऑक्सीजन एटम। सो इसमें अपन ने स्टेबिलिटी लिख लिया था, दैट इज दिस इज द स्टेबिलिटी। तो इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा बी की, फिर सी, फिर डी, और ए विल बी द लीस्ट स्टेबल, क्योंकि उसमें आफ्टर कंप्लीशन हो ही नहीं सकता। इन सब में तो रेजोनेंस था ना मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इन सब में लोन पेयर है। अब लोन पेयर को एग्जाम में बना के थोड़ी देगा यार, अपन को खुद ही चेक करना पड़ेगा। A and D are more stable than B and C. बाकी पॉजिटिव चार्ज सेशन, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करो। ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो अपन को पता है डी वाला, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। और इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बी वाला। रीजन, फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सल्फर। गड़बड़ मत करना यार, मुझे लगता है ऑक्टेट कंप्लीशन वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। मुझे लगता है, अब तुम्हें लगता है मतलब तुम बताओगे कि भाई नहीं हमें नहीं लगता, भूल दोगे कि हमें नहीं लगता। और एग्जाम्पल दूंगा और क्या। चलो अपन ये रुक जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात पूछना था तुम लोगों से, कि जैसे अगर मान लो इवनिंग में, आज नहीं, इवनिंग में जो बैच होता है उसमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाना है मुझे, और सरफेस केमिस्ट्री, तुम लोग पढ़ोगे उनके साथ? क्यों? केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, हाँ है ना? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे तो एक बैच है जिसमें एल्डिहाइड कीटोन शुरू करना है मुझे। अब मतलब प्लानर बनाने में ये है कि भाई प्लानर चलो बना देते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर इवनिंग में हो जाएंगे, कुछ चैप्टर मॉर्निंग में हो जाएंगे। अपन प्लानर, आप ऐसे बोलो कि आप टेस्ट का प्लानर दे दो, टेस्ट कब कब बनोगे? हाँ सर। क्योंकि अपन हाँ टेस्ट का प्लानर जो होगा ना बेटा, टेस्ट तो मैंने जो कोटा में किसी एक बैच जो भी शुरू होगा ना तुम्हारे साथ, मैं उसी बैच का प्लानर थमा दूंगा आपको, क्योंकि तुम्हारे पेपर पेपर नहीं बनने वाले, तो जो कोटा देगा अपन वही उसी उन्हीं को करेंगे। तो कोटा का जो भी एक प्लानर होगा ना, जिस बैच जो बैच तुम्हारा शुरू हुआ है उसी बैच के हिसाब से, तो आप पेपर मतलब हमारे हिसाब से नहीं दोगे, आप तो कोटा का पेपर दोगे, जो वहां चल रहा है वही आपको देना है। यस सर। सिलेबस उनसे आगे ही चलेंगे अपन, आप चिंता मत करना, ठीक है? तो मैं सर लेकिन कोटा मुझे वाला एक प्लानर भेजता हूँ, हाँ सर। और इवनिंग में मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा जब भी, या पी फेस का मतलब मैं बोलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें भी लिंक भेजने को, तो वही शेयर कर देंगे तुमसे, तो तुम चाहो तो
उनके साथ भी क्लास अटेंड कर सकते हो। तो केमिकल काइनेटिक्स एक में शुरू कर रहा हूँ, एक में फिर केमिकल काइनेटिक्स के बाद सरफेस केमिस्ट्री है, और एक में मैं एल्डिहाइड कीटोन शुरू करने वाला हूँ। तो एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, अमाइंस, है ना, ये सब हो जाएंगे, और बायोमॉलिक्यूल्स उनके साथ, अगर तुम्हारा नहीं हुआ है तो। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कर चुके हैं, कुछ बच्चों ने पहले एडमिशन ले लिया था जब एल्काइल एलाइड शुरू हुआ था। हाँ। तो मैं तुम्हें लिंक भेज दिया करूंगा, टाइम टेबल शेयर करते हैं, और अगर हो सकता है तो आप अटेंड कर लेना, किसी एक बैच का ही अटेंड करना है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, सर सर एक डाउट था बोलो। सर, वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और हीट ऑफ कंबशन में मेन डिफरेंस क्या होता है? भाई देख, कंबशन का मतलब है किसी को जला देना। हाँ भाई लकड़ी, लकड़ी जलाएगा तो अपन को वैसे फ्लेम का, फायर का वो लगेगा ना गर्म, हाँ सर। तो किसी को जलाओगे तो एक्सोथर्मिक होगा, तभी तो गर्म लग रहा है। हाँ सर। हाँ सर। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है जलाना नहीं होता, हाइड्रोजन ऐड करना होता है। हाँ सर, समझा सर। जलाने का सर तो मतलब है, फिर हाँ बोलो। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स पे दोनों सेम ही डिपेंड करेगा ना, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनली होगा। हाँ हाँ, बोल सकते हैं अपन, बिल्कुल। हाँ ठीक है, सर, वही डाउट था। हाँ सर। ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, नहीं स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी, तो हीट ऑफ कंबशन जो है वो मिथाइल साइक्लोपेंटेन का ज्यादा होगा। ठीक है, चलो भाई। हाँ सर। एक मिनट भाई, बंद कर रहा हूँ मैं, स्टॉप कर दिया। हेलो।